किस तरीके से हम पैरामीटर्स की रेंज डिफाइन करते हैं, किस तरीके से एक्चुअल में सिलेंडर बनता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो आज की क्लास में अब हम लोग सबसे पहले एक बार में क्या हुआ, अभी 2-3 दिन का गैप आ गया हमारी क्लास के बीच में, तो मैं जनरली एक बार फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक में अपना जो कन्वर्जन वाला टॉपिक है उसमें बढ़ेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के स्लाइड नंबर 1 करिएगा शुभम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के जनरली पैरामीटर्स क्या देखे थे हमने, रो, फाई और जेड। रो को हमने क्या नाम दिया था, रो एक डिस्टेंस मेजर करते हैं हम जेड एक्सिस से, ठीक है। ये याद रखिएगा कि रो इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। इसकी डेफिनेशन आपको इसी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे अपने एनालिसिस पार्ट पे जाएंगे तो मैं आगे आपसे यही पूछूंगा कि रो क्या होता है, और मैं जब जब कोई नया डायग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि रो इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, ठीक है। फाई, फाई जो होता है इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। ये एक ऐसा एंगल होता है जो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही बनता है। मतलब अगर हम डायग्राम में देखें तो ये एंगल हॉरिजॉन्टली बन रहा है, मतलब ये वर्टिकल में कहीं गिनती नहीं हो रही है इस एंगल की, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल घूम रहा है। और कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और जेड क्या था, हमारा डिस्टेंस था। फिर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि सरफेस को हमेशा इनफाइनाइट लेना है। अगर ये पॉइंट आप याद रखोगे तो आपने रेंज ऑफ पैरामीटर बहुत इजीली डिफाइन कर दिया था, है ना। तो रेंज ऑफ पैरामीटर में फिर से बात करूं तो जीटा 0 से इनफाइनाइट, फाई हो गया आपका 0 से 2 पाई, और जेड माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सेकेंड स्लाइड पे आ जाइएगा। उसके बाद फिर मैंने आपसे बात करी थी कि डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल कंपैरिजन फॉर्म में बताई थी सारी चीजें, है ना। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको कार्टेशियन के फॉर्मूले क्लियर हैं तो आपको सिलेंड्रिकल के ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो उस दिन मैंने आपको डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम में बताया था। और मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से उस समय डिस्कस किया था। वो पॉइंट डिस्कस ये किया था कि कार्टेशियन में हमारे जो पैरामीटर्स होते थे वो एक्स वाई जेड होते थे। जब हम डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूलों की बात करते थे तो बात है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब बहुत स्मॉल, बहुत छोटा। तो जब हम बात करते थे तो हमारे तीनों फॉर्मूलों में क्या आ जाता था, dx, dy और dz। अब बात करें सिलेंड्रिकल में तो आप वहां पे देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल के पैरामीटर्स क्या हैं अपने, रो, फाई और जेड, ठीक है। और जब हम इनके डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम के फॉर्मूले में बात करेंगे तो वो क्या हो जाते थे, डी रो, रो डी फाई और डी जेड। अब एक और वहां पे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि रो डी फाई क्यों आ रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें हमने थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाया था। देखिए जब जब पैरामीटर्स में एंगल आएगा, एंगल थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, तो हमें उसकी थीटा या फाई एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखना है वहां पे। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, आर्क बाय रेडियस, तो हमें आर्क की वैल्यू पता लग गई थी, इट इज थीटा इंटू रेडियस। थीटा हमारा क्या था, डी फाई, और रेडियस क्या था, रो। तो उस दिन हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया था, ठीक है। आज हम अपना आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द कन्वर्जन। शुभम स्लाइड नंबर 3, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप सभी लोग, अभी तक हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिए हैं, पहला है कार्टेशियन, दूसरा है सिलेंड्रिकल। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखिए अभी हमारी ईएमटी की आज 4th क्लास है। पहली क्लास तो खैर एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, सेकंड और थर्ड में मैंने आपका कार्टेशियन कवर किया था, सिलेंड्रिकल कवर किया था। तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जो जो चीजें मेरे नोट्स में बॉक्स के फॉर्म में लिखी हैं सिर्फ आपको वो ही चीजें अभी याद रखनी है। देखिए ईएमटी का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको 15 दिन पढ़ा सकता हूं लगातार ब्लैक बोर्ड पे, मगर सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि हमारे पास टाइम की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है। तो इसलिए मैं आज अभी आपको बता देता हूं
कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको इतना धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी बारीकियां हमें आगे लगेंगी। ये सारी चीजें एग्जाम में इतना पूछी नहीं जाती। एग्जाम में आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उससे एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल आने की प्रबल संभावना रहती है। बात समझ में आई आपके? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा इट वाज जस्ट अ बेसिक, और जो मैंने आपको ब्लॉक्स में या बॉक्सेस वगैरह में फॉर्मूले लिखा है वो सब आपको याद रखने हैं। अब आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक से हमारा न्यूमेरिकल कंफर्म बनता है। यहाँ से अगर फर्स्ट यूनिट में कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से 99% प्रोबेबिलिटी होती है न्यूमेरिकल आने की, क्योंकि वहां से ना तो कोई थ्योरी बनती है ना डेरिवेशन बनता है। हाँ, ये जरूर आपसे पूछ सकते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन 5 या 6 नंबर में आ सकता है कि भाई किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस या डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिख के बता दीजिए। मगर इसके जैसे फर्स्ट यूनिट में काफी क्वेश्चन है। हमारी ईएमटी में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 जो है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 ये बहुत वास्ट यूनिट है। इसमें आप जितना पढ़ेंगे, मतलब मैं ऐसा है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं अगर चाहूँ तो आपको यूनिट नंबर 1 महीना भर पढ़ा सकता हूँ, और हाँ मैं पढ़ाऊंगा भी आप, बट ऐसा है टाइम ड्यूरेशन है तो मुझे भी अपना पोर्शन स्लॉट्स में बांटना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हमें आरजीपी भी एक हमारा बेंचमार्क सेट है, तो उस हिसाब से हमें बढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज के टॉपिक में भी आप लोग डेरिवेशन पे इतना मत जाइए। हाँ, बस ये मैं ये कह सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट में फॉर्मूले काफी ज्यादा हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए कि कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। इन केस कभी मान लीजिए हम फॉर्मूला एट द 11th आवर भूल गए तो हम वहां पे निकाल के अपनी कॉपी में रफ में कहीं पे देख सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आप देखिएगा। बाकी अभी तक की क्लास में जितने फॉर्मूले हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे कैसे बने, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, इसमें भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी तक हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, अब हम उनके बीच में रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, उसके ठीक नीचे लिखा है टॉप व्यू। ये टॉप व्यू इसी डायग्राम का है जो आपने अभी हाल स्लाइड नंबर, एक मिनट में आपको बताता हूं, जो आपने स्लाइड नंबर 1 में एक डायग्राम देखा था, ये उसका टॉप व्यू है। अगर आप सभी लोगों के पास नोट्स आपके खुले हुए हैं या कहीं पे भी हैं तो आप स्लाइड नंबर 1 में एक बार शुभम इनको स्लाइड नंबर 1 दिखा दो जहां पे वो सिलेंड्रिकल का डायग्राम बना है। इस स्लाइड नंबर 1 में जो सिलेंडर दिख रहा है ना, इसका मैंने टॉप व्यू लिया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और टॉप व्यू में मैंने क्या दिखाया है आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी यहां बता रहा हूं फिर हम अपने डायग्राम पे आते हैं। इस सिलेंडर का जो नीचे वाला सर्कल है वो मैंने टॉप व्यू में दिखाया है। ठीक है, अगर हम इस सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो हमें सबसे पहले ऊपर वाला सर्कल दिखेगा, बट मैंने उस डायग्राम में नीचे वाला सर्कल बनाया है, और नीचे वाले सर्कल में पूरे जो आप अभी यहाँ डायमेंशंस और इंडिकेशंस देख रहे हैं वो सारे इंडिकेशंस मैंने वहां बनाए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस सिलेंडर को आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से तो आ, ये 3 डायमेंशनल व्यू नहीं होगा। बात समझना, अभी आप इसको 3 डायमेंशनल देख रहे हो, मगर जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर बचेगा। ऊपर से आपको क्या दिखेगा? सिर्फ सर्कल दिखेगा, और सर्कल हमेशा 2D में बनता है, 3D में कभी नहीं बनता। जब वो 3D में बनता है तो वो स्फीयर हो जाता है। बात समझ में आई है आपको? तो सिर्फ आपको एक्स और वाई एक्सिस ही दिखेगी। अब शुभम आ जाओ अपने डायग्राम पे, तीसरी स्लाइड। सर हेलो सर। हाँ हाँ, सर एक बच्चा है सर सेक्शन बी का, वारिस खान सर, वो 10 मार्च से वेटिंग में है सर, मैसेज कर रहा है वो। उसने अपना नाम सही से नहीं लिखा है क्या? अब वो नहीं। ठीक है, अगली बार से एक बात बेटा ध्यान रखिएगा सभी लोग, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगली बार से जो वेटिंग में है वो खुद जाने। मैं आपको बता चुका हूँ अपनी क्लास में 5 मिनट में सभी लोगों को एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि मेरी लिंक टूटती है, फिर बाकी लोगों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ता है, और अगली बार से मुझे कोई बताएगा नहीं कि कोई वेटिंग में है या ना है। शुभम अभी ले लो उसे अंदर। चलिए अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आ रहे हैं। तो अब आप देखिए, ऊपर से हम देख रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हमें दो ही एक्सिस दिख रही हैं, एक्स और वाई। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, फाई एंगल देख रहे हो आप लोग? फाई एंगल क्या है? इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन। देखो बिल्कुल एक्स एक्सिस से बना है वो एंगल, ठीक है। फिर जीटा क्या है? जीटा इज द रेडियस। तो आपने देख रहे हैं ओ से पी डैश तक का मतलब सर्कुलर रीजन है, तो नीचे उसका हमने क्या है,
जीटा माना है रेडियस। वैसे मैंने आपको जीटा क्या डिफाइन करा है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। तो बात समझ में आई आप लोगों को ये सारी। अब इस फिगर की हम एनालिसिस पार्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस फिगर का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसके बीच में, कार्टेशियन के बीच में और सिलेंड्रिकल के बीच में। चलिए सबसे पहला मैंने, आप वहां पे देखिए मैंने लिखा है cos phi इज इक्वल टू एक्स अपॉन रो। तो मैंने वहां पे फिगर में दो परपेंडिकुलर ड्रॉन करे हैं पी डैश से। पहला परपेंडिकुलर पी डैश से ड्रॉन करा है वाई एक्सिस पे, दूसरा परपेंडिकुलर पी डैश से ड्रॉन करा है एक्स एक्सिस पे। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं cos phi क्या हो जाएगा, तो cos phi कितना हो जाएगा, x अपॉन जीटा, जो आपको क्लियरली वहां पे दिख रहा है। अब इसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। ये वही वाला फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। और शॉर्ट ट्रिक्स में अगर अपन आपको वो बताते हैं तो वो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको याद किया होगा। ठीक है, तो cos phi हो गया आपका, जनरली cos phi होता कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस वहां पे कितना है, एक्स उस राइट एंगल ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूज कितना है, जीटा। अब आप देखिएगा उसी ट्रायंगल में जब मैं साइन फाई लगाऊंगा तो साइन फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना y, और हाइपोटेन्यूज कितना है जीटा। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने दो एंगल फाइंड आउट करे हैं, cos फाई और साइन फाई, और उन दोनों की मदद से आप नीचे बॉक्स में देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। z तो z के बराबर ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो आपकी पहली तीन इक्वेशन जनरेट हुई। ये तीन इक्वेशन हमें क्या बता रही हैं, ये तीन इक्वेशन हमें ये बता रही हैं कि हमारे पास अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब रो फाई और जेड दिया है, और आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द पैरामीटर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक्स वाई जेड होते हैं, तो हम ये सिंपल छोटे छोटे तीन फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों के। अब रिलेशन हमने अभी निकाला है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल का, अब हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन का। ठीक है, तो अब हमने कुछ नहीं करा, ये तीन इक्वेशन हमारी आ गई। ये तीन इक्वेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब हम इन तीनों इक्वेशन से दूसरा रिलेशन निकालेंगे। इट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही आपने सिंपल इसमें निकाला, तो अब आप देखिए हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 इंटू जीटा स्क्वायर। और हमारी पहली इक्वेशन निकल के आई, जीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, हमने उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने एक लेफ्ट साइड में एरो इंडिकेट करा है, वहां पे बाकी का पोर्शन डिराइव करा है। तो वहां पे मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीटा से जीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन फाई अपॉन कॉस फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई। सकते हो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिंपली टेन फाई लिखा हुआ है। तो यहां से हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाई कितना हो गया हमारा, टेन इनवर्स y बाय एक्स। बात समझ में आई। और जो इक्वेशन नंबर 6 है, इट इज z इज इक्वल टू z। कई लोगों का डाउट होता है, वो पूछते हैं सर z इक्वल टू z ही क्यों होता है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हम जब जब पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, रो फाई जेड, कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो आखिरी पैरामीटर z और z दोनों में सेम होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम दोनों के रिलेशन में बात करें तो z जो पैरामीटर है अकेला z, वो दोनों में ही इक्वल होता रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अब आपको मैंने ट्रिक भी बता दी है कि z और z दोनों में सेम है तो वो बराबर रहेंगे। तो बस अब आपको इक्वेशन नंबर 1 2 और इक्वेशन नंबर 4 5 याद रखना है। और मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट मैंने फिर भी आप लोगों को, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ इसलिए ताकि कोई भी चीज रटने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिए, आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम मैंने आपको उस दिन समझाया था, हमने कुछ नहीं करा, उसका टॉप व्यू ले लिया। टॉप व्यू से हमने जब ऊपर से देखा तो हमने नीचे वाले सर्कल को यहाँ पे 2D में ड्रॉन किया है, और ये वही की वही फिगर है। आप जब स्टडी करेंगे, जब पढ़ेंगे ना, तो ये दोनों फिगर आमने सामने आजू बाजू में रखिएगा,
अभी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, क्योंकि क्या है, अगर मैं उस फिगर को भी यहाँ बना देता तो मैं डेरिवेशन पार्ट अगले पेज पे ले जाना पड़ता मुझे। तो जनरली फिगर और उसके सामने डेरिवेशन दिया है, तो अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। तो ये जनरली वही वाला फिगर है और इसी से हमने ये डिराइव किया है। तो अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जो निकले हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड की वैल्यू है और अगर वो हमसे बोले कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो फाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये इस रिलेशन से यहाँ से निकल जाएंगी। तो सिंपली हम रो फाई और जेड यहाँ से निकाल लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये जनरली जब मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर कर लूंगा, उसमें भी हमें 1 से 1.5 क्लास लग सकता है, तो उसको कवर करने के बाद हम आएंगे सीधे न्यूमेरिकल पे। तो मैं एक बड़ा सा न्यूमेरिकल आप लोगों को पूरा इसी मतलब ऐसे ही ऑनलाइन सॉल्व कराऊंगा और उसमें आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। तो मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो जितने फॉर्मूले बॉक्सेस में लिखे गए हैं, या तो आप लोग फॉर्मूले की एक पतली सी कॉपी बना लीजिए या एक बंच पेपर का बंच बना लीजिए। तो जो जो फॉर्मूले मैं आपको बॉक्सेस में प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, वो आप लोग उस कॉपी या उस बंच में लिखते चले चलिए और बढ़िया एक दूसरे कलर के पेन से उन फॉर्मूलों की हेडिंग देते चलिए कि ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला किस चीज का है। ठीक है। तो जब जिस दिन आप है ना मेरी अगली 2-3 क्लास के बाद, जहां तक है या नेक्स्ट वीक हो सकता है, मैं न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा एक पूरी, क्योंकि वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन से न्यूमेरिकल जनरली पूछा ही जाता है। तो मैं पूरा एक क्लास उस न्यूमेरिकल में लगाऊंगा। तो उस दिन आप लोग अपने कैलकुलेटर्स अपने साथ रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये कि ये आप अगर अभी से अपना एक कॉपी, छोटी सी पतली सी कॉपी या बंच ऑफ पेपर में फॉर्मूले मेंटेन करके चलते चलेंगे ना, तो उस दिन आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ फटाफट फॉर्मूले देखेंगे, अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे लिए बैक जाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। फिर भी मैं इंडिकेट करूंगा हर स्टेप में कि हर स्टेप में कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है। ठीक है। अब ये हमारी 6 इक्वेशन निकल गई है। अब अगर मैं बात करूं कि इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे आगे बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है जहां पे हमें हमारी सारी चीजें मैट्रिक्स में ही सॉल्व करना पड़ेंगी। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब वैल्यूज अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनके फॉर्म में आ गई, तो वहां पे ये फॉर्मूले थोड़े से लगाना कठिन हो जाते हैं। आंसर इससे भी निकलेगा, बट मैट्रिक्स से आप लोगों ने जनरली देखा होगा चीजें बहुत तेजी से सॉल्व होती हैं। तो अब आप सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ओनली 1 मिनट। आप फटाफट अभी जहां पे भी अपने नोट्स लिख रहे हैं या आपके पास कॉपी पेपर है, तो फटाफट ये 2 बॉक्स जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 और इक्वेशन नंबर 4 5 6 है, इन्हें कॉपी कर लीजिए फटाफट विद इन 1 मिनट, है ना। तो फिर मैं आपको इससे मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगा कि इससे मैट्रिक्स कैसे बनती है। खास तौर पे आप लोग लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 अपने पास, जहां पे भी आपका नोट्स आप कॉपी कर रहे हैं या बना रहे हैं, अभी हाल लिख लीजिए वहां पे। तो वहां से फिर मैं आपको मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगा। ओके किसी सर। को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, बिल्कुल अभी हाल क्लियर कर देंगे। ठीक है। चलिए शुभम, आ जाइए अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब इस स्लाइड की हेडिंग देखिएगा। हेडिंग में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब पिछली स्लाइड में अगर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू थी तो हमने रो फाई जेड निकाल लिया था, रो फाई जेड की वैल्यू थी तो एक्स वाई जेड निकाल लिया था। अब ये जो फॉर्मूले 2 बॉक्स बने हैं, ये फॉर्मूले उस चीज के हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में सीधा वेक्टर उठा के दे दिया, मतलब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दी, क्वेश्चन में दे दिया उस ए वेक्टर की वैल्यू मान लीजिए 2xi प्लस 3yzj, ऐसी कुछ थोड़ा सा टिपिकल टाइप का वेक्टर ले लिया और आपसे बोला गया कि भाई इस वेक्टर को आप सिलेंड्रिकल में दिया है, इसे कार्टेशियन में बदलिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे।
तो हमारा सबसे अच्छा तरीका है, मैंने आपसे अभी बोला था ना, आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ध्यान में रखिएगा, तो उसी से हम बनाते जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 के सभी ने शायद नोट कर लिया होगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 के लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड था, तो मैंने यहाँ पे इधर भी इस मैट्रिक्स में ए एक्स ए वाई ए जेड कर दिया। कारण क्यों ए एक्स ए वाई जेड ए जेड क्यों किया, एक्स वाई जेड ही क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड तो वैल्यू थी किसी एक चीज की जो कांस्टेंट थी, मगर ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? दीज आर द वेक्टर्स। पीछे वैल्यू की बात हो रही थी, यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दिया। अब आप इसी में इक्वेशन, इसी ब्लॉक में जो पहला मैट्रिक्स का ब्लॉक बनाया है मैंने, उसका पहला कॉलम देखिए। पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा है? कॉस फाई, साइन फाई और 0। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 3 से ही लिखा है। आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 में देखिए, पहला क्या है? जीटा कॉस फाई, तो मैंने क्या लिखा? कॉस फाई। दूसरा क्या है? जीटा साइन फाई, तो मैंने क्या लिखा वहां पे? साइन फाई। और तीसरा क्या है? जेड, तो जेड का वहां पे कोई मल्टीप्लायर नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लायर वहां पे 0 ले लिया है। बस आपको सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है। अब आगे ऑटोमेटिक में ट्रिक से आपको बताऊंगा। ये सारे टॉपिक्स अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको मेरे ख्याल से हफ्ता भर लग जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन समझने में, मगर मैं यहाँ आपको बाकायदा पूरी ट्रिक से बता रहा हूँ और इसका तरीका बता रहा हूँ। अब आप देखते चलिए, यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और कोई इशू आ रहा हो तो मैं अभी आपका स्पीकर खुलवा दूंगा, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो पहला कॉलम में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी। हमने पहले कॉलम में क्या लिखा? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर आपने वहां पे जीटा क्यों नहीं लिखा? जीटा कॉस फाई, जीटा साइन फाई। वो इसलिए नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि क्या है, हमको सिर्फ वहां पर वही वैल्यू लिखना है जो हमें वहां पर गिवन होगी। जीटा तो एक पैरामीटर होता है सिलेंड्रिकल का, जो हमें फाइंड आउट करना है, और वो आप इस मैट्रिक्स के राइट साइड में देख सकते हैं। ए रो ए फाई ए जेड मैंने निकाल वहां पे ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रखा है। बात समझ में आई? 3x1 की मैट्रिक्स बना के, है ना? तो ए रो ए फाई ए जेड हो गया। अब आप याद रखिए, जो बड़ी मैट्रिक्स है, अभी मैंने क्या लिखा है वहां पे? कॉस फाई साइन फाई 0 लिखा है। अब हमें याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने देखिए नीचे 2 एरो से मेंशन करा है। पहले एरो के नीचे लिखा है डी बाई डी फाई, दूसरे एरो के नीचे लिखा है डी बाई डी जेड। बात समझना मेरी बात को, है ना? ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको आगे की मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो पहले वाले कॉलम का आप डी बाई डी फाई कर दीजिए, मतलब फाई के रिस्पेक्ट में पहले कॉलम को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो कॉस फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन फाई। तो सेकंड कॉलम देखते चलिए। अब साइन फाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस फाई, ये आ गया। 0 का डिफरेंशिएशन 0। अब मुझे थर्ड कॉलम पे जाना है, तो जो सेकंड कॉलम है उसको आप डी बाई डी जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे जेड की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सभी कांस्टेंट है, तो साइन फाई कितना हो जाएगा? 0। कॉस फाई कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि हम जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और 0 का मैंने वहां लिखा है 1। अब ये 1 क्यों लिखा है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैंने एरो करके वहां मार्क भी किया है। 1 इज कमिंग बिकॉज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में जो जेड पैरामीटर होता है वो हमने कहीं ना कहीं बराबर लिया था। और इक्वेशन नंबर 1 2 3 में भी आपने देख लिया था जेड इज इक्वल टू जेड, और इक्वेशन नंबर 6 में भी आपने लिख लिया था जेड इक्वल टू जेड। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपको ये पहली मैट्रिक्स पूरी याद हो गई तो सेकंड मैट्रिक्स आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड मैट्रिक्स इज जस्ट द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो आपको सिर्फ पहली मैट्रिक्स याद रखना है। लेफ्ट साइड पे ए एक्स ए वाई ए जेड, राइट साइड पे ए जीटा ए रो ए फाई ए जेड, और बीच वाली मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। पहला कॉलम हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 से लेंगे, और उसके बाद कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड को डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। अब बात करते हैं, उनने बोला है अपन से कि अब आप फाइंड करिए ए रो ए फाई ए जेड। अब आप सेकंड वाली मैट्रिक्स में आइए, नीचे जो बॉटम में लिखिए। तो हमको कुछ नहीं करना, फाइंड क्या करना है? ए रो ए फाई ए जेड। तो हमने लेफ्ट साइड में ए रो ए फाई ए जेड लिख दिया, राइट साइड में ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दिया। अब जो बची खुची बीच की मैट्रिक्स ये कहां से आएगी? तो बीच की मैट्रिक्स इज जस्ट द ट्रांसपोज ऑफ ऊपर वाली मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है?
ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो अब आप ऊपर वाली मैट्रिक्स में रो देखिए, रो क्या है, cos फाई माइनस साइन फाई 0, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए cos फाई माइनस साइन फाई 0। सेकंड रो अगर ऊपर वाली मैट्रिक्स में देखें तो साइन फाई cos फाई 0, तो देखिए ये यहाँ पे कॉलम बन गई नीचे वाली मैट्रिक्स में साइन फाई cos फाई 0। और ऊपर वाली मैट्रिक्स की थर्ड रो क्या है, 0 0 1, तो देखिए नीचे वाली मैट्रिक्स में ये क्या बन गया, थर्ड कॉलम बन गया 0 0 1। तो बस आपको ऊपर वाला याद रखना है, और ऊपर वाला भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से याद रखना है, ये मैंने आपको तरीका बताया है। अब आप अगर इसी चीज को अपनी बुक से अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को इसमें काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए। शुभम ऊपर से एक बार ऊपर वाली स्लाइड पे क्लिक करना जरा, स्लाइड नंबर 3 पे ये देख लीजिए। तो ये जो हमारी 1 2 3 नंबर की जो इक्वेशंस है, इसी से हमने आगे की पूरी मैट्रिक्स बना दी है। ये वाले जो दो बॉक्सेस के फॉर्मूले हैं ये कब लगेंगे, जब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली जीटा फाई जेड या एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए कि दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स फाइंड करिए। और जो मैट्रिक्स वाले फॉर्मूले हैं वो कब लगेंगे, जब क्वेश्चन में हमको वेक्टर दे दिया जाए। अगर वेक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा तो वो उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, 2x ए रो प्लस 3yz ए फाई प्लस 4xz ए जेड, मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उसके पैरामीटर्स के फॉर्म में होंगे। ये वेक्टर मैं अभी इसलिए दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं सीधे वेक्टर का इंट्रोडक्शन, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का सीधे मैं आपको न्यूमेरिकल में इंट्रोड्यूस करूंगा। वहां आपको समझाऊंगा कि कार्टेशियन का वेक्टर दिखने में कैसा होता है, सिलेंड्रिकल का दिखने में कैसा होता है और स्फेरिकल का दिखने में कैसा होता है। तो वो कोई कठिन चीज नहीं है, वो आप विद इन अ सेकंड देख के पहचान जाओगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर गिवन है। एक बार लास्ट स्लाइड पे आना शुभम। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे उन्हीं 3 इक्वेशन से मैंने पहली मैट्रिक्स बनाई, पहला कॉलम तैयार कर लिया, उस पहले कॉलम का मैंने डी फाई के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे कॉलम का डी जेड के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया, और हमने ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड वाला कब यूज होगा, जब हमें ए एक्स ए वाई ए जेड गिवन होगा और हमसे बोला जाए ए रो ए फाई ए जेड फाइंड करिए। तो हमने क्या करा, जो बीच वाली मैट्रिक्स है सिंपली उसका ट्रांसपोज ले लिया। मैंने वहां पे इंडिकेट भी करा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नोट्स की हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर ही देता हूँ, मगर फिर भी जब आप लोगों का ये ऑनलाइन सेशन लेता हूँ तो आप लोग हमेशा अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और कॉपी पेन लेके बैठा करेंगे तो उसमें ये होगा कि कुछ चीजें जो स्किप हो जाती हैं कई बार नोट्स में, वो आप वहां पे नोट कर सकते हैं। बाकी चिंता मत करिए, आज या कल में हो सकता है मैं आपको तीनों लेक्चर्स की यूट्यूब की रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके ईएमटी वाला जो ग्रुप है उस पर आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि 2 रिकॉर्डिंग्स हो ही गई हैं। आज थर्ड वाली रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे यूट्यूब की शेयर कर दूंगा, तो हो सकता है 1-2 दिन लगेगा अभी अपलोड होने में। मैं आपसे सारी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा कि जब जब मैं पढ़ाता हूँ, ये नोट्स तो मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करा करिए कि इन नोट्स को आप फिर से अपने रजिस्टर या जिस भी चीज में आप लोग बनाते हैं आप लोग अपने हाथ से बनाइए। उसमें फायदा ये होगा कि जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ खासकर इस सब्जेक्ट के लिए क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो काफी सारी चीजें होती हैं कि एक बार में मतलब समझ में आ जाए बट स्किप हो जाए। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि जो जो चीज मैं पढ़ाता हूँ आप घर पे लिख लिख के देखिए उसको, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये सारी यूटिलिटी इसकी यूज होना है न्यूमेरिकल्स में। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो ये सारी चीजें आपकी वहीं पे यूज होंगी। तो एक बार आप फिर से इसको गो थ्रू हो जाइए लास्ट 2 स्लाइड्स को। हमारे पास अब 2 मिनट का समय बचा है, मैं जब तक अटेंडेंस ले रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग उसमें अपना चैट बॉक्स में इसको लिख दीजिए, तो मैं माइक भी खोल दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पे लिख दीजिए। अगली क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोसीड किया था, ठीक है। तो अब आप एक बार उसमें देख लीजिए कहाँ से आपको कोई डाउट आ रहा हो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बता दीजिए, चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं आप वहां पर। और अगर कोई
सीधे मेरे से बात करना चाहता है तो प्लीज मैं अपना नाम लिख दीजिए, मैं माइक खोल दूंगा। कितने लोगों को समझ में आ गया है आज का पूरा लेक्चर? वैसे आज जनरली मैथमेटिक्स था, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने आपको सारी ट्रिक्स भी बताई कैसे सारी चीजें याद रखना है, तो आपको उस तरीके से। सर एक बार मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर दीजिए मनीष कुशवाहा। ठीक है मनीष, एक बार आप है ना इक्वेशन नंबर 1 2 3 देखें। राहुल पटेल सर, डी बाई डी आर, एक मिनट शुभम, ये राहुल पटेल का माइक खोलना, उसका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल पटेल को अनम्यूट कर देना। हेलो सर। हाँ बोलो राहुल। सर डी बाई डी रो से क्यों नहीं किया अपन ने डिफरेंशिएट मैट्रिक्स को? एक मिनट शुभम, स्लाइड नंबर 4 खोलना। हाँ यहाँ पे क्या बोलना चाहते हो आप? सर अपन को जो पहला मैट्रिक्स है अपन ने उसमें डी बाई डी रो से क्यों नहीं किया मैं वो डिफरेंशिएट? डी बाई डी रो से इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करा, देखिए ये जो डिफरेंशिएट करने वाला है ये तो मेरी खुद की ट्रिक है आपको याद कराने के लिए। और डी बाई डी रो से डिफरेंशिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि अंदर मैट्रिक्स में रो की टर्म नहीं है। दूसरी चीज ये रो फाई जेड, दीज आर द पैरामीटर जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में गिवन हैगी। बात समझना मेरी बात को। अगर आप डी बाई डी रो से डिफरेंशिएट कर देते तो बताइए अंदर कुछ आपको रिजल्ट मिलता? तो वो ठीक तो है, है पर सर आप रो से भी तो कर सकते हैं जैसे अपन ने वो। चलो आप करो, रो से डिफरेंशिएट करो आप, और मुझे आंसर बताओ रो से डिफरेंशिएट करके। तो कोई अगर cos फाई sin फाई जीरो को आप डी बाई डी रो से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 0 0। यस सर। फिर तो ये जो ट्रिक्स हैं ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें आप अपना मतलब सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ इसमें एनालिसिस मत करिएगा प्लीज। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है फॉर्मूला याद करने के लिए। इसमें कोई एनालिसिस मत करिए कि सर डी बाई डी रो से कर देंगे, डी बाई डी टी से कर देंगे, डी बाई डी जेड से कर देंगे, नहीं। ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। अगर आप अभी इसको बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत जाएगी क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूलों को याद करने में बड़ा इशू है। अभी मैंने आपको पिछले पेज पे 6 फॉर्मूले थे, यहाँ पे सामने 2 फॉर्मूले 8। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा ना तो लेक्चर के बाद आप सभी लोग 8 फॉर्मूले अपने हाथ से खुद बिना देखे लिख दोगे कॉपी पे। ठीक है, तो अगर इन्हीं 8 फॉर्मूलों के अभी आप बुक से पढ़ने जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा इशू जाएगा। ठीक है, गौतम सिंह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इसको शुभम अनम्यूट कर देना 1 मिनट। हेलो। हाँ गौतम। हाँ सर, अगर किसी भी पैरामीटर को लेके हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम किसी को नहीं ले रहे हैं पैरामीटर को सर। हाँ मैं वही समझा रहा था। मैं सभी बच्चों से एक बात बोलूंगा, इसमें एनालिसिस मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। सभी से मैं बोल रहा हूँ कि सर डी बाई डी एक्स से क्यों नहीं करा, डी बाई डी रो से क्यों नहीं करा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ना बुक में मेंशन्ड है। ये जनरली बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये ट्रिक्स बताई है। और एक और चीज, ये जो नीचे मैंने एरो करके डी बाई डी फाई डी बाई डी जेड लिखा है, एग्जाम की कॉपी में मत लिखिए आना जाके, नहीं तो आपको वो 0 नंबर दे देगा क्योंकि वो कुछ और समझ बैठेगा, वो नहीं समझता ये वाली चीज कॉपी चेक करने वाला। और आप अगर मेरे टेस्ट की कॉपी में भी ये लिखोगे मैं भी 0 कर दूंगा। ये मैंने आपको याद करने के लिए वहां पे इंडिकेट करें ये पॉइंट। जैसे मैंने नीचे लिखा है ट्रांसपोज ऑफ अबव मैट्रिक्स, तो अब आपको नीचे वाली मैट्रिक्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर वाली अगर याद है तो नीचे वाली ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल में यूज होंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं, अब टाइम हो चुका है शुभम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास प्लीज एंड द क्लास, टाइम हो गया है।